हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 8 का टॉपिक जो हम लोग रीड कर रहे थे, इंडिजिनियस पीपल के राइट्स के बारे में डिस्कशन चल रही थी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा ही बताया गया है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो डिस्क्रिप्शन में इंडिजिनियस पीपल का एक अलग ही प्लेस है, जिनको हम लोग कुछ हद तक स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं, जिनको एसटीज़ कहा जाता है। तो उसमें कहा जाता है कि ये जो एसटीज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, वो नियरली 8% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उसको कवर करते हैं। और कहा जाता है कि इनके एक्सेप्शन जो है वो स्मॉल कम्युनिटीज़ में हैं। स्मॉल कम्युनिटीज़ को छोड़ के, जैसे हंटर्स हो गए, गैदरर्स हो गए। और जो ज़्यादा इंडिजीनियस पॉपुलेशन है इंडिया में, वो डिपेंड करती है सब्सिस्टेंस प्राइमरली कल्टीवेशन ऑफ लैंड, उनको ज़मीन में काम करना अच्छा लगता है। और बहुत सेंचुरीज से पहले क्या बताया गया यहाँ पर कि उनको बिल्कुल फ्री एसेस दिया गया था कि वो जितनी ज़्यादा मर्जी लैंड रखे और उस पर क्या कर पाएंगे, वो कल्टीवेशन कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन कुछ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के रूल्स के बाद क्या हुआ, जब वो एस्टैब्लिशमेंट हुई, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए एरियाज़ के ऊपर रिलेटेड टू एसटीज़ के एरियाज़ जो थे, या फिर फॉरेस्ट एरियाज़। ठीक है। तो उसके बाद देखा गया कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने घर छोड़ के दूसरे एरियाज़ में जाना शुरू कर दिए, जहाँ पर उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल सके। तो इसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको मिल रही थी कि पॉलिटिकली वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका एक अलग ही प्लेस होगा, कुछ सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो थे वो मिल नहीं रहे थे। और इवन कि कंट्री की डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली हो ही रही थी उस टाइम पर भी। तो फिर उन्होंने देखा कि हम लोग को क्या करना है, ये जो एक बहुत बड़ा पार्ट है डेवलपमेंट का, वो स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन हम लोगों को क्या करना होगा, एक सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप को हम लोगों को क्या करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी को आगे लेके चलेंगे। उनका मानना ये था, जो माइनॉरिटीज़ हैं, एससीज़ हैं, एसटीज़ हैं, ओबीसीज़ हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना है। और साथ में सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, जो अपनी एरियाज़ को छोड़ के आए हैं, जो अलग अलग तरह के कंट्रीज़ को छोड़ के आए हैं, उनको क्या करना है, उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो सके, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। ठीक है। तो जो भी इश्यूज़ थे रिलेटेड टू इंडिजिनियस कम्युनिटीज़, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे, जो भी प्रॉब्लम्स फाउंड हो रही थी, उनको निगलेक्ट किया जा रहा था एट द इंटरनल लेवल, जिसको हम लोग डोमेस्टिक लेवल भी बोल सकते हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत लंबे समय तक इसको इग्नोर करा जाता था। ठीक है। और 1970s में देखा गया कि इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट में इंडिजिनियस लीडर्स भी सामने उभर के आए, जो कि वर्ल्ड में उन्होंने एक कॉमन सेंस जो थी वो ओरिजिनेट करी, जिससे कि हमें पता चला कि किस तरह से इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं, उनको किस तरह के एक्सपीरियंसेस को फेस करना पड़ता है। फिर वर्ल्ड काउंसिल जो थी, किसकी काउंसिल, इंडिजिनियस पीपल्स का एक, जो हम लोग बोल सकते हैं, एक अलग ही कम्युनिटी फॉर्म करी गई। कब फॉर्म करी गई, 1975 में फॉर्म करी गई। और इस काउंसिल में कहा जाता है कि फर्स्ट 11 इंडिजिनियस एनजीओस थे, जिन्होंने क्या किया था, एक कंसल्टिव स्टेटस जो था वो उन्हें मिला था यूएन में। कि वो अपनी कम्युनिटी के जितनी भी इश्यूज़ हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको वहाँ पर आके सॉल्व करवा सकते थे, निगोशिएशंस हो सकती थी। बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई गई अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, कि इकोनॉमी तो डेवलप हो रही है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा है ग्लोबलाइजेशन, उसमें हम लोग फोकस करेंगे कि इंडिजिनियस पीपल्स के पास कौन कौन से राइट्स थे और उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो आज आप लोगों का 8 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आगे वाला नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।